नमस्कार दोस्तों। सरकार के लिए सरकार के अधिकारी ही कई बार ऐसी परेशानी पैदा कर सकते हैं कि वह सरकार विपक्ष के निशाने पर आ जाती है। निशाना भले ही बात छोटी सी का हो, लेकिन आगे चलकर उस बात का इतना बतंगड़ बन जाता है कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता है। और राजस्थान में वर्तमान सरकार के समय ऐसे कई काम हो रहे हैं जो नित्य मीडिया के जरिए सामने आते हैं और सरकार को उनका जवाब खोजना पड़ता है। बात बहुत छोटी सी थी। जयपुर का हार्ट प्लेस है सी स्कीम, और सी स्कीम में शासन सचिवालय है जहां से सत्ता चलती है। उसके पास में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट और शासन सचिवालय से होते हुए आप विधानसभा तक पहुंचते हैं जहां नियम कायदे कानून बनते हैं। और वह ऐसी सड़क है जिस पर सरकार और सरकार के नुमाइंदे और सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम लोग कई बार गुजरते हैं। लेकिन अब वहां अगर एक छोटी सी बात हो जाए और फिर उसे संशोधित किया जाए, और सिर्फ संशोधन कर देने भर से क्या यह माना जा सकता है कि वह कोई मानवीय भूल थी या आगे चलकर कोई बदलाव की तैयारी है? जी हां, बात सिर्फ इतनी सी थी कि जब आप स्टैचू सर्किल से चलते हैं तो हाईकोर्ट की पार्किंग चूंकि कम पड़ती थी, ऐसे में पार्किंग का काम चल रहा था गोल्फ क्लब में। इन दौरान जब वाहन सड़क पर खड़े होते थे तो वहां आपको निकलना मुश्किल हो जाता था। उसके बाद पार्किंग जब पार्किंग शुरू हुई तो तमाम वाहन पार्किंग में गए, चलने के लिए खुली सड़क मिल गई। यह कोई खबर नहीं है। असल खबर अब है। असल खबर यह है कि जैसे ही यह पार्किंग की जगह खाली हुई, सड़क खुली चलने के लिए मिली, तो एक आदेश सरकार की तरफ से निकला कि स्टैचू सर्किल से लेकर पोलो सर्किल तक नो पार्किंग जोन रहेगा। अब लोग गफलत में पड़ गए कि स्टैचू सर्किल तो हम जानते हैं, लेकिन यह पोलो सर्किल क्या राजमंदिर की तरफ है या कहीं और बनी हुई है? लोगों ने इसका जवाब तलाशना शुरू किया कि आखिरकार जयपुर में पोलो सर्किल बनी तो कब बनी, कौन सी है? दरअसल जो आदेश निकाला गया था वह आदेश निकाला गया था अंबेडकर सर्किल, जिसे अंबेडकर की मूर्ति लगने से पहले तक हाईकोर्ट सर्किल से के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम बदलकर अंबेडकर सर्किल हो गया। यानी कि स्टैचू से आप विधानसभा की ओर जाएंगे तो आपको अंबेडकर सर्किल नजर आएगी। उस सर्किल के लिए सरकारी आदेश अगर निकलता है और उसमें पोलो सर्किल नाम दिया जाता है तो यह कोई गफलत में हुआ काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करता है। जो आदेश निकलता है, क्या उस अधिकारी जो सचिवालय में बैठते हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के हिस्से, क्या उन्हें यह पता नहीं कि कौन सी सर्किल का क्या नाम है? क्या अपने मातहत से वे नहीं पूछ सकते कि इस सर्किल का क्या नाम है? या पुराने आदेशों में रास्ते कई बार बैरिकेडिंग होते हैं, कई बार ट्रैफिक बदलाव होता है, तब आदेश निकलते हैं, तब उसमें नहीं लिखा जाता। ऐसे में जैसे ही पोलो सर्किल का आया, खलबली मच गई और विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे इस छोटे से मामले को, जो सरकार समझ रही थी, उस पर निशाना साधा कह दिया कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम से तो भाजपा को शुरू से ही चिढ़ रही है। ऐसे में अब अंबेडकर सर्किल का नाम बदलकर सरकारी आदेशों में पोलो सर्किल रख दिया। हालांकि जैसे ही यह हल्ला हुआ, सोशल मीडिया पर वह आदेश वायरल हुआ तो कई लोगों ने सरकार से पूछा, ये पोलो सर्किल है कहां, कब बना दी गई? तुरंत एक संशोधित आदेश निकला और कहा कि जो पोलो सर्किल है उसे अंबेडकर सर्किल पढ़ा जाए। कुल मिलाकर बात इतनी सी थी, लेकिन इसमें गफलत इतनी हो गई कि सरकार के गले में यह बात आ गई कि भाजपा सरकार अंबेडकर के नाम से चिढ़ती है, और कांग्रेस ने इस मौके को तुरंत बुनाया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगा दिया। अब यह बात एक नहीं है, अब सरकार की गफलत दूसरी भी है। राजस्थान में एक योजना चलती है पेंशनरों के लिए, और पेंशनरों के लिए जो योजना चलती है उस दौरान पेंशनर अपनी डायरी के जरिए किसी भी दुकान से आरजीएचएस जो योजना है उसके तहत आप पेंशनर होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वे जाते हैं और दुकान, दवाई की दुकान है, वहां से उन्हें दवा मिल जाती है और उन दवा की दुकानों को सरकार पैसा देती है। लेकिन 800 करोड़ रुपया बकाया है उन दुकानों का। ऐसे में
पेंशनर्स को वापस लौटना पड़ रहा है बिना दवाई के। अब आप सोच सकते हैं कि ये बात बहुत छोटी सी नजर आ रही होगी, लेकिन बात इतनी बड़ी है कि 800 करोड़ रुपया जो दवा दुकानों का देना बकाया है सरकार का, वह सरकार नहीं दे पा रही है और पेंशनर दर दर भटक रहे हैं अपनी दवाइयों के लिए। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में, क्योंकि 60 के बाद जब रिटायरमेंट हो जाता है तो 60 के बाद में बहुत सारे बुजुर्गों को कई तरह की बीमारियां होती है, बीपी, शुगर से लेकर अन्य तरह की। तो सरकार जो सुविधा देती है पेंशनर्स को, पेंशनर डायरी की, उनका पुनर्भरण जब तक होता है तब तक उन्हें दवाइयां मिलती रहती है। लेकिन अगर सरकार 800 करोड़ रुपए रोक लेगी तो फिर पेंशनर को दवाई दुकानदार क्यों देगा? और यह गलती, आपको याद होगा कि इससे पहले प्राइवेट अस्पतालों ने भी इलाज करने से मना कर दिया था, क्योंकि सरकार उनका पुनर्भरण भी नहीं कर रही थी और लंबी यह तय कर दिया गया था प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर से कि अब हम इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार हमारा पैसा जो है हजारों करोड़ रुपया रुका हुआ है वह नहीं दे रही। हालांकि कुछ पैसा देकर सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को राजी किया और वहां इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन यह एक और गलती सामने आ गई कि आखिरकार सरकार, एक और तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर खड़े होकर जब जवाब देते हैं तो 5 साल की तुलना अपने 2 साल के कार्यकाल से करते हैं, कहते हैं कि जो 5 साल में नहीं किया वह 2 साल में हमने कर दिया। लेकिन इधर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो विपक्ष पूछता है कि आप तो उपलब्धि बता रहे थे, आपकी उपलब्धि तो यह है कि पेंशनरों को दवाई भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, उनके हिस्से में जो पैसा दिया जाना है दवाई का 800 करोड़ वो भी नहीं दे पा रहे। ऐसे में विपक्ष फिर सरकार को निशाने पर लेता है। और अब चूंकि विधानसभा का यह बजट सत्र होता है, इसमें कैग की रिपोर्ट आती है और वह कैग की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें पॉइंट लिखा गया है कि सरकार ने छोटे छोटे खर्चों के लिए कर्जा लिया है और अगर सरकार कर्जा लेती है तो बदले में उसके ब्याज चुकाना पड़ता है और सरकार लगभग छोटे छोटे खर्चों के लिए जो पैसा ले रही है, उधार पैसा ले रही है, उसके बदले में सरकार को करोड़ों रुपए का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कुछ पैसा बचाकर निवेश भी करती है, निवेश के बदले में सरकार को कमाई भी होती है और वह वित्तीय संसाधन जुटाती है निवेश के जरिए। लेकिन इसके बावजूद सरकार बार बार अगर कर्ज लेती है छोटी छोटी बातों के लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि सरकार के पास में कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं बचेगी। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, वे इस तरह के आरोप कई बार लगा चुके हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और यह भी सही है, यह आम जनता के बीच भी आप अगर खड़े होकर पूछेंगे कि 2 साल, 2.25 साल का जो कार्यकाल सरकार का हुआ है, क्या सरकार में कोई काम हुआ है, तो आम जनता के बीच में सरकार को लेकर माउथ पब्लिसिटी होने लगी है कि माउथ पब्लिसिटी यह है कि सरकार में कोई भी काम नहीं हो रहा। खास तौर पर विकास के कामों की बात करें तो वर्तमान सरकार में कुछ नहीं हो रहा। राजधानी जयपुर है, राजधानी जयपुर में 2.25 साल में पुराने काम जो शुरू थे, जिनके लिए पिछली सरकार पैसा देके जा चुकी थी, जिनमें मेट्रो के विस्तार का काम जो था वह भी इतनी धीमी गति से, पहले 8 महीने रोक दिया, फिर धीमी गति से वह काम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वह काम रुका हुआ है या मंद गति से चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा होने पर सरकार पर उंगलियां उठती है कि सरकार की स्थिति क्या वास्तव में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वे सही है। ऐसे में अब जब बजट पेश होगा तो सरकार यह तो तय है कि घोषणाएं करेगी बड़ी बड़ी, लेकिन क्या उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास में वित्तीय संसाधन की व्यवस्था होगी? सरकार बजट में यह भी बताती है कि हमारा यह खर्चा होगा, यह आय होगी, इतना घाटा होगा, या जैसा पहले भी सरकारों में होता रहा है, यह एक आर्थिक सर्वेक्षण टाइप सरकार पेश करती है बजट के साथ में। लेकिन असल बात जनता को सिर्फ इतनी समझ में आती है, आंकड़े कभी जनता को समझ में नहीं आती। जनता को यह समझ में आता है कि हमारी सड़क चौड़ी हुई, इस सड़क पर ओवरब्रिज बना, यहां एलिवेटेड बनी, यहां मेट्रो बनी, या यहां ये स्कूल की बिल्डिंग बनी, या कॉलेज की बनी, या विश्वविद्यालय बना। सरकार भले कितनी घोषणाएं करें, लेकिन जब तक जनता के सामने ये काम नहीं होते
जनता को अन्य बातें समझ में नहीं आती। ऐसे में कुल मिलाकर वर्तमान सरकार में अभी भले ही मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर मेजें थपथपाएं अपने सदस्यों के जरिए और कांग्रेस सरकार के 5 साल की तुलना अपने 2 साल के कार्यकाल से कितनी भी करें, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि 2.25 साल के कार्यकाल में वर्तमान सरकार अपने ही अधिकारियों और अपने ही कई आदेशों की वजह से गफलत में पड़ती रही है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि अब जो बजट आने वाला है राज्य सरकार का, क्या उस बजट में जो घोषणाएं होंगी, क्योंकि पिछले जो 2 बजट हैं उनकी बहुत सारी बजट घोषणाओं को या तो डंप कर दिया गया है या नॉन फिजिबल बताकर अधिक वित्तीय संसाधन नहीं होने का हवाला दे दिया गया है या अन्य कारणों से उन योजनाओं को रोक दिया गया है।